Hello everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. Guys, लास्ट क्लास में हम सभी नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सभी अध्ययन करते हैं ब्रेन और साथ में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग अध्ययन करते हैं सारे टाइप्स के न्यूरॉन्स के बारे में। दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और साथ में होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो आइए बात करते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या काम करता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या क्या काम करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बांटते हैं दो भागों में। एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और साथ में होता है दोस्तों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई इंपल्स या कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है। कहां पे है दोस्तों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को अगर फॉरवर्डिंग करता है वॉल्यूमेटरी मसल्स के पास। कहां फॉरवर्डिंग करता है दोस्तों? वॉल्यूमेटरी मसल्स के पास। तो यह काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कोई मैसेज है, उस मैसेज को वॉल्यूमेटरी मसल्स के पास भेजने का काम करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है दोस्तों? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जबकि अगर कोई मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है और इस मैसेज को फॉरवर्डिंग करना हो इनवॉल्यूंटरी मसल्स के पास, तो यह काम करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यह काम कौन करता है दोस्तों? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है और इस मैसेज को फॉरवर्डिंग करना है वॉल्यूमेटरी मसल्स के पास। वॉल्यूमेटरी मसल्स का मतलब होता है ऐच्छिक मांसपेशियां, यानी कि वह मांसपेशियां जिन पर कि हमारा कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, यानी कि वैसे मसल जो कि बोन से कनेक्ट होते हैं, वही क्या होते हैं? वॉल्यूमेटरी मसल्स। एक होता है इनवॉल्यूमेटरी मसल्स, यानी कि जो सूचना या इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है और यह फॉरवर्डिंग करना है इनवॉल्यूंटरी के पास, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम तैयार किया गया है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आइए बात करते हैं अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। यानी कि हम कह सकते हैं कंडक्ट्स, इंपल्सेज। दोस्तों, इंपल्सेज को हम लोग मैसेज या इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। कंडक्ट्स इंपल्सेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वॉल्यूमेटरी मसल्स like skeletal muscles। दोस्तों, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं यह बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे लिम्ब के मसल्स। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दोस्तों, यह जो है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को फॉरवर्डिंग करते हैं इनवॉलेंटरी के पास, यानी कि कंडक्ट्स इम्पल्सेस को हम लोग मैसेज भी कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू involuntary muscles like cardiac muscles। इसके अलावा दोस्तों स्मूथ मसल्स और साथ ही में ग्लैंड्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्डियक मसल्स का मतलब हुआ हमारे हार्ट का मसल, यानी हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है वही क्या होता है, कार्डियक मसल्स होता है। जबकि जो स्मूथ मसल्स हो गए, यह जो होते हैं हमारे बॉडी के वैसे पार्ट जो कि हॉलो होते हैं, यानी कि अगर कोई पार्ट है जिनके अंदर स्पेस खाली रहता है तो उसे कहते हैं हॉलो पार्ट। तो जो भी ह्यूमन के अंदर हॉलो पार्ट होते हैं उनके भीतरी सतह पर जो होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे कि वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वॉल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जो वाल होते हैं, जो भीतरी दीवार होता है, उसके जो मांसपेशियां होती हैं वो बने किसके होते हैं, स्मूथ मसल्स के। इसके अलावा ग्लैंड्स जो होते हैं, इनकी जो मसल्स होते हैं ये भी बने होते हैं स्मूथ मसल्स के। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को कहां फॉरवर्डिंग करते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स के पास। अब आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी हम लोग बांटते हैं दो भागों में। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, दो भागों में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और दूसरा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए आपका बॉडी स्ट्रेस की अवस्था से गुजर रहा है या फिर किसी फ्रस्ट्रेशन की अवस्था से गुजर रहा है, तो उस केस में यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है एक्टिव हो जाता है। नर्वस सिस्टम दोस्तों, जब भी हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं या किसी फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में होते हैं, उस केस में सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है सो एक्टिव हो जाता है। यह करता क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी के अंतर्गत जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हार्ट रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है, इसकी मात्रा को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्हेन आवर बॉडी इज अंडर कंट्रोल, अंडर स्ट्रेस कंडीशन भी कह सकते हैं, व्हेन आवर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस कंडीशन, तो जब भी हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं उसी वक्त यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काम करना शुरू कर देता है। करता क्या है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और साथ ही में हमारे हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट इसको भी क्या करता है दोस्तों, बढ़ा देता है और साथ ही में ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है।
ग्लूकोज प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। जबकि दूसरे तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह क्या करता है कि स्ट्रेस के कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। अब नॉर्मल कहने का मतलब यह नहीं है कि एकदम पूरा सा पूरा नॉर्मल कर दे, मतलब जितनी मात्रा में बढ़ा रहता है उतना ही मात्रा में वापस लेके चला आता है, बिल्कुल नीचा नहीं कर देता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इट ब्रिंग्स from stress condition to normal condition। यह क्या काम करता है? तो स्ट्रेस की कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है। इसके लिए दोस्तों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर उपयोग में लाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब आपके मन में सवाल होगा दोस्तों कि न्यूरोट्रांसमीटर आखिर होते क्या हैं? देखिए, जो इम्पल्सेज या मैसेज इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के पास आते हैं, उस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करने के लिए एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में उपयोग लाया जाता है एसिटाइल कोलाइन का, एसिटाइल कोलाइन। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एड्रेनलिन का। न्यूरोट्रांसमीटर किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? एड्रेनलिन का। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? तो यह एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज होते हैं, जो इंपल्सेज होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होते हैं, सो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं दो टाइप्स, सिंपैथेटिक और क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये तब काम करता है जब हमारा बॉडी कैसा रहा है? अंडर स्ट्रेस कंडीशन में हो रहा है। करता क्या है? तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देगा, ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है एड्रेनलिन। क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों? एड्रेनलिन। उसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रेस की कंडीशन से लेकर आता है नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इस्तेमाल होता है एसिटाइल कोलाइन। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम बना रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहां पे होते हैं न्यूरॉन के डेंड्राइट्स।
ये सब क्या है दोस्तों, न्यूरॉन के होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है एक तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है दोस्तों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इसका काम क्या है, तो जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देखिए दोस्तों, न्यूरॉन के इस पार्ट को जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। आप लोग एक बात और याद रखिएगा, अगर हम सिंपल लिखते हैं डेंड्राइट, इसका मतलब होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी कहेंगे डेंड्राइट्स, इसका मतलब होता है कई सारे डेंड्राइट का एक समूह होता है, एक बंडल होता है। इसे हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। इसके अलावा दोस्तों, यह जो आपका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से कोशिका द्रव, यानी कि लिक्विड रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यह न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर यह जो साइटोप्लाज्म है, इस सबको मिला के कहा जाता है सेल बॉडी। क्या कहा जाता है दोस्तों, इस सबको मिला के कहा जाता है सेल बॉडी। दोस्तों, सेल बॉडी का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं सोमा। क्या कहते हैं दोस्तों, सोमा। और सोमा का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग सेल बॉडी को कितने नाम से जानते हैं, दो और नामों से। कौन कौन सा, तो सोमा और साथ में होते हैं दोस्तों साइटोन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सोमा और साथ में साइटोन। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन के पास यह जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। इसका काम क्या है, तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड और न्यूक्लियस दोनों को मिला के एक साथ करते हैं सेल बॉडी। इसी का नाम है सोमा और इसी का नाम है साइटोन। दोस्तों, यह जो पूरा पार्ट दिख रहा है एक पाइप की तरह। कैसा दिख रहा है, एक पाइप की तरह। यानी मान लीजिए आपका सेल बॉडी यहाँ समाप्त हो गया, इसके बाद यह जो पूरा पाइप है, इसे हम लोग कहते हैं एक जॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक जॉन बोलते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं एक जॉन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस एक जॉन के आखिरी सिरे पर भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं एक जॉन टर्मिनल। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक जॉन टर्मिनल। इसे कहेंगे हम लोग एक जॉन टर्मिनल। दोस्तों, आप लोग यह भी याद रखिएगा, इस एक जॉन टर्मिनल के ऊपर एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक जॉन टर्मिनल के ऊपर राउंड शेप में क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनेप्टिक नोड। जबकि यह जो हमारे एक जॉन है, इसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एक लेयर पाया जाता है। और इस लेयर को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइलिन शीथ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस लेयर को क्या बोलते हैं, तो माइलिन शीथ। देखिए दोस्तों, दो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस खाली रहता है, इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं रेनवियर नोड, या इसे नोड ऑफ रेनवियर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेनवियर नोड, या इसे ही नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं, नोड ऑफ रेनवियर।
नोड ऑफ रैनवियर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो माइलिन शीथ होता है, यह माइलिन शीथ एक खास प्रकार के सेल से बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वान सेल। जो माइलिन शीथ होता है यानी कि जो लेयर पाया जाता है एक जॉन के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ एक खास प्रकार के कोशिका से बना होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वान सेल, स्वान कोशिका। तो यह बना होता है किसका? कंपोज्ड ऑफ स्वान सेल, स्वान सेल। इसके अलावा दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है, जंक्शन बोले तो दो न्यूरॉन जहां पे आके मिलते हैं, उस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स। यानी कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन एज नॉन एज साइनेप्स। यहां पर लिख देते हैं दोस्तों नोट करके, यानी कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन नॉन एज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन नॉन एज साइनेप्स। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? साइनेप्स के नाम से। यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम लोग जानते हैं साइनेप्स के नाम से। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यह जो आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेंड्राइट्स के नाम से। और इसके अंदर न्यूक्लियस और क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इन सबको हम मिला के कहते हैं सेल बॉडी, इसी को कहते हैं सोमा, इसी को कहते हैं साइटोन। और जहां पे सेल बॉडी समाप्त होता है, उसके बाद यह जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सॉन। और इस एक्सॉन के ऊपर जो लेयर पाया जाता है, इस लेयर को कहते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ एक खास प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी कि सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वान सेल। इसके अलावा यह माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, खाली स्पेस, उसे कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, या इसे रैनवियर नोड भी कह सकते हैं। दोस्तों, जहां पे एक्सॉन समाप्त हो रहा है, उसके बाद भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सॉन टर्मिनल। चूंकि टर्मिनल का मतलब होता है किनारा, एक्सॉन का आखिरी किनारा है, इसीलिए क्या कहेंगे? एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे। इस एक्सॉन टर्मिनल के सबसे आखिरी सिरे पर एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहते हैं साइनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइनेप्टिक नोड बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक न्यूरॉन हमारा हो गया, इसके बाद यदि और कोई दूसरा न्यूरॉन हो और दोनों न्यूरॉन जो है एक जगह आके मिलते हों, तो उनके जंक्शन को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइनेप्स बोलते हैं। यानी कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन नॉन एज साइनेप्स। किस नाम से जाना जाता है? तो साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। एक और बात याद रख लीजिएगा दोस्तों, इस साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? निसेल्स ग्रेन्यूल्स। इसे हम लोग कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। दोस्तों, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही में इसी के साथ आज का क्लास हम ऑफ करते हैं। फिर आपसे वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।